किसी समय की बात है, एक समृद्ध नगर में एक धनवान सेठ और उनकी पत्नी रहते थे। उनके घर में सोने की थालियों में खाना परोसा जाता था और हीरे मोतियों से जड़े हुए कपड़े पहने जाते थे। लेकिन इन सब ऐश्वर्य के बीच एक कांटा था, उनका इकलौता पुत्र अमरजीत। यह लड़का घमंड की जीती जागती मूर्ति था। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनकर वो खुद को राजकुमार समझता था। जब अमरजीत की उम्र शादी ब्याह के लायक हुई तो एक दिन माता पिता ने प्रेम से उसे पास बिठाया। सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अमरजीत, अब तू जवान हो गया है। तेरी माँ और मैं चाहते हैं कि तेरी शादी हो जाए। एक अच्छी सी सुंदर और सुशील कन्या तेरे लिए ढूंढते हैं। यह सुनते ही अमरजीत की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो अकड़ कर बोला, पिताजी, मैं शादी तो करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त बेटा? सेठानी ने चिंता से पूछा। अमरजीत ने छाती फुलाकर कहा, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जो रोज मेरे हाथों से 100 जूते खाने को तैयार हो। हाँ, आपने सही सुना, रोजाना 100 जूते, यही मेरी शर्त है। यह सुनकर सेठ और सेठानी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वे सोचने लगे, हे भगवान, इस लड़के का दिमाग तो पूरी तरह खराब हो गया है। भला कौन सा बाप अपनी बेटी को इस पागल के हाथों पिटने के लिए देगा? कुछ दिनों बाद संयोग से उसी नगर में एक दूसरे सेठ का आगमन हुआ। वे अपनी प्यारी बेटी के लिए उपयुक्त वर की तलाश में शहर शहर भटक रहे थे। नगर के लोगों से पूछताछ करते करते उन्हें अमरजीत के घर का पता मिला। अरे हाँ सेठ जी, एक व्यापारी ने बताया, यहीं पास में एक और सेठ रहते हैं। उनका भी एक जवान लड़का है और वे भी रिश्ते की तलाश में हैं। यह सुनकर सेठ जी खुश होकर अमरजीत के घर पहुँचे। उन्होंने सोचा, चलो आज तक की भटकन का फल मिल गया। सेठ जी ने बड़े उत्साह से अमरजीत के माता पिता से कहा, सेठ जी, मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे के साथ करना चाहता हूँ। मेरी बेटी सुंदर भी है, गुणवान भी है और अच्छे संस्कार वाली भी है। यह सुनते ही अमरजीत तुरंत बोल पड़ा, रुकिए सेठ जी, पहले मेरी शर्त सुन लीजिए। मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जो रोज मेरे हाथों 100 जूते खाने को तैयार हो। यह मेरी पक्की शर्त है। यह सुनकर सेठ जी का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें लगा जैसे आसमान से बिजली गिर गई हो। वे मन में सोचने लगे, यह क्या पागलपन है? कौन सा बाप अपने कलेजे के टुकड़े को इस दरिंदे के हवाले करेगा? सेठ जी बिना कुछ कहे उठकर वहां से चल दिए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी को सारी बात विस्तार से बताई। सेठानी ने चिंता से पूछा, तो फिर आपने क्या निर्णय लिया? अरे, मैंने तो साफ मना कर दिया। सेठ जी ने कहा, भला कौन अपनी आंखों के तारे को इस सनकी के पास भेजेगा? रोज 100 जूते खाकर तो बेचारी की जान ही निकल जाएगी। सेठानी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अच्छा किया आपने। हमारी बेटी के लिए इससे अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। इस बातचीत को घर के एक कोने में खड़ी उनकी बेटी सुलोचना चुपचाप सुन रही थी। सुलोचना केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि बेहद बुद्धिमान और दूरदर्शी भी थी। उसने शास्त्रों का अध्ययन किया था और जीवन की गहरी समझ रखती थी। अचानक सुलोचना अपने माता पिता के पास आई और दृढ़ स्वर में बोली, पिताजी, मैं उसी अमरजीत से शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर माता पिता की आंखें फटी की फटी रह गईं। सेठ जी हकलाते हुए बोले, क्या कहा तूने बेटी? तू उस पागल से शादी करना चाहती है जो तुझे रोज 100 जूते मारेगा? सुलोचना की आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पिताजी, मेरा फैसला पक्का है। सेठानी रोने लगी, अरे पगली, रोज 100 जूते खाकर तो तेरे सिर के बाल उड़ जाएंगे, तेरी खोपड़ी में गड्ढे हो जाएंगे, तू मर जाएगी बेटी। सेठ जी ने भी समझाया, बेटी, तेरे लिए राजकुमारों जैसे लड़के मिल सकते हैं, धन दौलत वाले सुंदर सुशील वर मिल सकते हैं। तू इस सनकी का चुनाव क्यों कर रही है? लेकिन सुलोचना अडिग रही। उसने कहा, पिताजी, आप मेरे फैसले पर भरोसा करिए। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ।
सेठ सेठानी ने आखिरी बार कोशिश करने का सोचा। वे दोनों अमरजीत के घर गए और उससे विनती करने लगे, बेटा अमरजीत, सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, तू जो चाहे दहेज मांग ले, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, जमीन जायदाद सब कुछ दे देंगे, बस यह जूतों वाली शर्त हटा दे। अमरजीत ने अकड़कर जवाब दिया, नहीं सेठ जी, मुझे न एक पैसा चाहिए न कोई दहेज, बस मेरी शर्त वही रहेगी, रोज 100 जूते। मंजूर है तो रिश्ता करिए, वरना अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और ढूंढिए। सेठ जी के पास कोई चारा नहीं था। बेटी की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। रिश्ता पक्का हो गया और शुभ मुहूर्त निकालकर विवाह की तारीख तय हो गई। निर्धारित दिन पर भव्य बारात निकली। ढोलनगाड़ों के साथ घोड़े पर सवार दूल्हा अमरजीत सजीत जी बारात लेकर सुलोचना के घर पहुंचा। शादी के सारे रीति रिवाज पूरे होने के बाद सुलोचना दुल्हन का जोड़ा पहनकर अमरजीत के घर आई। सेठ जी ने अपनी बेटी को भरपूर दहेज दिया था, सोने चांदी के गहने, कीमती कपड़े, बर्तन भांडे और नकद रुपए। अमरजीत की मां ने बड़े प्रेम से अपनी नई बहू का स्वागत किया। उसने सुलोचना की नजर उतारी, माथे पर तिलक लगाया और गले लगाकर घर में प्रवेश कराया। रात के खाने में सुलोचना को स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। सास ने प्यार से कहा, बेटी, यह तेरा ही घर है, किसी बात की कमी हो तो बताना। खाना खाने के बाद सास ने सुलोचना को उसके कमरे में पहुंचाया और कहा, बेटी, आज तू थक गई होगी, आराम कर, कल से तेरा नया जीवन शुरू होगा। पहली ही रात मंद दीपक की रोशनी में सुलोचना अपने सुहाग के बिस्तर पर बैठी थी। उसके मन में तूफान मचा था, लेकिन चेहरे पर संयम की छाप थी। वह जानती थी कि अब उसकी असली परीक्षा शुरू होगी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और अमरजीत अकड़ता हुआ अंदर आया। उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी। बिना कोई बात कहे उसने अपने पैर से जूता निकाला और गुस्से में बोला, सुलोचना, अपना सिर आगे करो, मुझे तुम्हें 100 जूते मारने हैं। यही तो शर्त थी। सुलोचना ने शांत स्वर में लेकिन दृढ़ता के साथ कहा, सुनिए जी, 100 जूते आप मार लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सब जानते बूझते ही तो मैंने आपसे शादी की है, जूतों से मैं नहीं डरती। यह सुनकर अमरजीत की छाती और फूल गई। वह सोचने लगा, देखो, डर गई, अब इसकी खैर नहीं। लेकिन सुलोचना का अगला वाक्य सुनकर उसके पैर तले जमीन खिसक गई। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, सुलोचना ने तर्कसंगत स्वर में कहा, आप किस अधिकार से मुझे जूते लगाएंगे? क्या मतलब? अमरजीत हकलाया। सुलोचना उठकर खड़ी हो गई और गंभीर होकर बोली, देखिए, मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, 9 महीने गर्भ में रखा, फिर पाल पोस कर बड़ा किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए। आज तक उन्होंने मुझ पर हाथ तक नहीं उठाया। लाखों रुपए का दहेज देकर मेरी शादी की है। तो आप कौन होते हैं मुझे 100 जूते मारने वाले? अमरजीत का मुंह खुला रह गया। सुलोचना ने अपनी बात जारी रखी, आज शाम को जो खाना मैंने खाया वो आपकी कमाई का था? नहीं, वो आपके पिताजी और माताजी की कमाई का था। आपकी कमाई का तो मैंने अभी तक एक घूंट पानी भी नहीं पिया है। सुलोचना की आवाज में अब थोड़ी सी तीक्ष्णता आ गई। बताइए, आपने आज तक क्या कमाया है? कौन सा व्यापार किया है? कौन सी मेहनत की है? आप तो अभी तक अपने माँ बाप के ही पैसों पर पले हैं, फिर किस हक से मुझे मारने का अधिकार रखते हैं? अमरजीत जैसे सपने से जगा हो। उसके हाथ का जूता नीचे गिर गया। वह एकदम से चुप हो गया क्योंकि बात बिल्कुल सच थी। सुलोचना ने अंतिम वार किया, जिस दिन आप अपनी कमाई से मुझे एक दाना भी खिलाएंगे, एक घूंट पानी भी पिलाएंगे, उस दिन आप पूरा हक रखते हैं मुझे सजा देने का। लेकिन तब तक। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पहले कमाइए तो सही। अमरजीत को लगा जैसे किसी ने उसकी आंखों पर से पर्दा हटा दिया हो। वह बिना कुछ कहे उठकर अपने माता पिता के कमरे में चला गया। पिताजी, पिताजी, वो घबराया हुआ बोला, क्या हुआ बेटा? इतनी रात को परेशान क्यों हो? सेठ जी ने चिंता से पूछा।
अमरजीत ने सारी घटना सुनाई। पिता ने सुनने के बाद गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तेरी पत्नी बिल्कुल सही कह रही है। सेठ जी ने अपने बेटे को पास बिठाया और समझाया, देख अमरजीत, हमारे पास इतना धन है कि 7 पुश्ते आराम से गुजार सकें। तुझे जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं। लेकिन बात तो यही है ना कि यह सब मेरी और तेरी माँ की मेहनत से आया है। तूने तो अभी तक एक पैसा भी नहीं कमाया। माता जी भी बोल पड़ी, बेटा, बहू ने तुझे आईना दिखाया है, अब तू समझ जा। यह बात अमरजीत के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसे एहसास हुआ कि वो अब तक कितना गलत था। रात भर वो सो नहीं सका। सुबह होते ही उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब मैं व्यापार करना चाहता हूँ। आप मुझे एक जहाज दीजिए, व्यापार का सामान दीजिए और थोड़ा धन दीजिए। मैं जाकर व्यापार करूंगा और बहुत सारा पैसा कमाकर लौटूंगा। सेठ जी खुश हो गए कि आखिरकार उनका बेटा सुधर गया है। अमरजीत ने व्यापार की सारी जानकारी ली, कौन सा सामान कहाँ बिकता है, किस देश में क्या मांग है, कैसे मुनाफा कमाया जाता है। जाने से पहले अमरजीत सुलोचना के पास गया। अब उसकी आवाज में पहले जैसा घमंड नहीं था, बल्कि एक नई दृढ़ता थी। सुलोचना, उसने कहा, तुम देखना, मैं बहुत जल्दी लाखों रुपए कमाकर वापस आऊंगा। जब मैं अपनी मेहनत की कमाई से तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा, तब पूरे अधिकार के साथ जितने दिन मैं बाहर रहूंगा, हर दिन के 100 जूते का हिसाब चुकाऊंगा। सुलोचना की आंखों में एक रहस्यमय मुस्कान थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, जो आपकी इच्छा हो मेरे स्वामी। जब आप लौटेंगे तो मेरा सिर आपके आगे झुका हुआ मिलेगा। जितना चाहें जूते लगाइएगा। अगली सुबह बंदरगाह पर भव्य जहाज तैयार था। कीमती मसाले, रेशम के कपड़े, हीरे जवाहरात और सोना चांदी से भरा हुआ। अमरजीत के चेहरे पर अब एक नया आत्मविश्वास था, घमंड नहीं, बल्कि कुछ करने का जुनून। माता पिता ने उसे आशीर्वाद दिया। सेठ जी बोले, बेटा, भगवान तेरी रक्षा करें। हो सकता है इस सफर के बाद तू एक नया इंसान बनकर लौटे। अमरजीत ने जहाज पर कदम रखा। पाल फहराए गए, लंगर उठाया गया और जहाज समुद्र की लहरों पर तैरता हुआ आगे बढ़ने लगा। 3-4 दिन की कड़ी समुद्री यात्रा के बाद अमरजीत को एक बंदरगाह दिखाई दिया। लहरों से लड़ते लड़ते, धूप बारिश सहते हुए वो यहाँ पहुंचा था। अब वो पहले जैसा नाजुक राजकुमार नहीं रह गया था। उसने आदेश दिया, लंगर गिराओ, यहीं रुकते हैं। जहाज बंदरगाह पर लगा। अमरजीत उत्सुकता से जहाज से उतरा। उसे देखना था कि इस नए देश में कौन सा व्यापार चलेगा। उसके दिल में एक नई उम्मीद थी, सफलता की, अपनी मेहनत से कुछ बनने की। लेकिन वो नहीं जानता था कि समुद्र के किनारे उसकी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला था। अमरजीत बंदरगाह से आगे बढ़ा ही था कि उसे सामने से एक अजीब सा नजारा दिखाई दिया। एक आदमी लकड़ी की लाठी के सहारे टकटक करता हुआ उसकी तरफ चला आ रहा था। जैसे जैसे वो पास आया, अमरजीत ने देखा कि उसकी एक आंख पर हरे रंग की पट्टी बंधी हुई थी। साफ था कि इस व्यक्ति की केवल एक ही आंख थी। अरे वाह! एक आंख वाले ने अमरजीत को देखते ही खुशी से कहा, इस बार तुम आए हो। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वे तो बड़े चतुर व्यापारी थे। अमरजीत हैरानी में पड़ गया। यह आदमी उसे कैसे जानता है जबकि वो इसे पहली बार देख रहा था। माफ करिए, अमरजीत ने संकोच से कहा, लेकिन मुझे आपके बारे में कुछ पता नहीं है। कृपया खुलकर बताइए कि मामला क्या है। एक आंख वाला आदमी हंसा। अरे भाई, जब पिछली बार तुम्हारे पिताजी यहाँ आए थे तो मैं बड़ी मुश्किल में था। मुझे तुरंत 500 रुपए चाहिए थे, तो मैंने अपनी एक आंख तुम्हारे पिता के पास गिरवी रख दी थी। क्या? अमरजीत की आंखें फटी रह गईं। हाँ भाई, अब मैंने 500 रुपए जुटा लिए हैं। वो अपनी जेब से रुपए निकालकर बोला, लो, अपने पैसे वापस ले लो और मुझे मेरी आंख लौटा दो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाप हो या बेटा, मुझे बस मेरी आंख चाहिए। अमरजीत का दिमाग चकरा गया। वो सोचने लगा, यह क्या अजीब बात है।
भला कोई आंख भी गिरवी रख सकता है, लेकिन चूंकि वो पहली बार घर से बाहर निकला था, उसे लगा कि शायद बाहरी दुनिया में ऐसी ही अजीबोगरीब चीजें होती हैं। देखिए भाई, अमरजीत ने घबराकर कहा, इस समय तो मेरे पास कोई आंख नहीं है। पिताजी ने भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। जब मैं अगली बार आऊंगा तो आपकी आंख लेकर आऊंगा। अभी आप कुछ रुपए लेकर मामला निपटा दीजिए। एक आंख वाले ने सोचा और कहा, ठीक है, अभी तुम मुझे 500 रुपए दे दो। अगली बार आओ तो मेरी आंख जरूर लेकर आना। अमरजीत ने मन में कहा, चलो अच्छी बात है। 500 में ही छुट्टी हो गई। उसने रुपए दिए और एक आंख वाला आदमी वहां से चला गया। राहत की सांस लेता हुआ अमरजीत नगर की तरफ बढ़ा, लेकिन अभी वो नगर द्वार तक ही पहुंचा था कि उसे एक और अजीब नजारा दिखाई दिया। सामने से एक आदमी बैसाखियों के सहारे लंगड़ाता हुआ आ रहा था। उसका एक पैर गायब था। अरे! लंगड़े आदमी ने अमरजीत को देखते ही आवाज लगाई, इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए? वे तो बड़े होशियार थे, खुद तो यहाँ नहीं आए और तुम्हें भेज दिया। अमरजीत का कलेजा फिर से धक्क से रह गया। यह भी मुझे कैसे जानता है, वो मन में सोचने लगा। लंगड़ा आदमी पास आकर बोला, क्या भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाप आए या बेटा, मुझे तो मेरा पैर चाहिए। अब मैंने 500 रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। साफ साफ बताइए क्या मामला है? अमरजीत ने हकला कर पूछा। मुझे आपके पैर के बारे में कुछ नहीं पता। अरे भाई, लंगड़े आदमी ने धीरज से समझाया, जब पिछली बार तुम्हारे पिता यहाँ आए थे तो मुझे अचानक पैसों की बहुत जरूरत पड़ गई थी। एक मरीज का इलाज कराना था, तो मैंने अपना एक पैर 500 रुपए में तुम्हारे पिता के पास गिरवी रख दिया था। अमरजीत के होश उड़ गए। यहाँ तो पैर भी गिरवी रखे जाते हैं। वो सोचने लगा, पता नहीं यहाँ और क्या क्या होता है। अब लो अपने 500 रुपए, लंगड़े आदमी ने कहा, और मुझे मेरा पैर वापस कर दो। मुझे दोनों पैरों की बहुत जरूरत है। अमरजीत की सांस फूलने लगी। देखिए भाई, अभी तो मेरे पास कोई पैर नहीं है। जब अगली बार आऊंगा तो आपका पैर लेकर आऊंगा। अभी आप रुपए लेकर मामला रफा-दफा कर दीजिए। लंगड़े आदमी ने सोचा, ठीक है, अगली बार जरूर लाना। उसने 500 रुपए लिए और बैसाखियों के सहारे टकटक करता हुआ वहां से चला गया। अमरजीत अब नगर के मुख्य बाजार में पहुंच गया था। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। 2 मुठभेड़ों में ही उसके 1000 रुपए खर्च हो गए थे। भगवान जाने इस नगर में और क्या क्या अजीब चीजें हैं। वो मन में बड़बड़ाया, कहीं कोई और आकर अपना हाथ या नाक मांगने न लगे। लेकिन व्यापारी बनने का जुनून अभी भी उसके दिल में था। वो बाजार में इधर उधर घूमने लगा, यह देखने के लिए कि यहाँ कौन सा सामान बिकता है और कहाँ से सस्ता मिल सकता है। रंग बिरंगे कपड़ों की दुकानें, चमचमाते गहनों की दुकानें, मसालों की खुशबू से भरी दुकानें, सब कुछ उसे नया और अनोखा लग रहा था। लेकिन मन के एक कोने में डर भी था कि कहीं कोई और अजीब आदमी न आ जाए। पता नहीं पिताजी ने यहाँ और क्या क्या गिरवी रखा होगा। अमरजीत सोचता जा रहा था, और मुझे कुछ बताया भी नहीं। अब क्या करूं? लेकिन यह तो अभी शुरुआत थी। अमरजीत को अभी पता नहीं था कि इस अजीब शहर में उसके साथ और भी अनोखी घटनाएं होने वाली थी। बाजार में घूमते घूमते अचानक अमरजीत की नजर एक मकान के सामने खड़ी एक स्त्री पर पड़ी। वो काफी देर से उसी को निहार रही थी। अमरजीत उसे देखते ही जैसे सम्मोहित हो गया। अरे भगवान, यह कैसी सुंदरता थी! उसका गोरा रंग चांदनी की तरह निखरा हुआ, आंखें हिरनी की तरह बड़ी बड़ी और होठों पर मादक मुस्कान। गले में मोतियों के हार, बालों में गजरा और रेशमी साड़ी में लिपटी वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। अमरजीत उसे देखता ही रह गया। उस स्त्री ने जब देखा कि यह नौजवान उसकी तरफ बार बार देख रहा है, तो उसने मुस्कुराकर हाथ के इशारे से उसे पास बुलाया। अमरजीत जैसे किसी जादू के वश में होकर उसकी तरफ बढ़ा। लगता है आप यहाँ नए हैं? उस सुंदरी ने मधुर स्वर में पूछा। अमरजीत ने बस सिर हिलाया, बोल नहीं पा रहा था। तो फिर आप हमारे अतिथि हुए? वो मुस्कुराकर बोली।
हमारे यहाँ एक पुरानी परंपरा है, जब भी कोई मेहमान आता है तो हम उसे सोने के गिलास में दूध पिलाकर उसका स्वागत करते हैं। यह कहकर उसने अमरजीत को बैठने का इशारा किया और घर के अंदर चली गई। अमरजीत सोचने लगा, वाह, कितनी सभ्य और मेहमानवाज जगह है यह। थोड़ी देर बाद वो अप्सरा जैसी स्त्री वापस आई। उसके हाथों में चमकता हुआ सोने का गिलास था जो दूध से लबालब भरा था। गिलास की चमक से पूरा माहौल जगमगा रहा था। लीजिए, उसने प्रेम से कहा। अमरजीत को प्यास भी लगी थी। उसने वहां का रिवाज समझकर पूरा दूध एक सांस में गटक गया। दूध की मिठास से उसका मन खुश हो गया। बहुत स्वादिष्ट था, अमरजीत ने कहा और सोने का गिलास सामने की चौकी पर रख दिया। लेकिन अमरजीत को क्या पता था कि यह सब एक सुनियोजित जाल था। जैसे ही उसने गिलास नीचे रखा, तभी एक चालाक बिल्ली कहीं से आई। उसने चुपचाप उस सोने के गिलास को अपने मुंह में दबाया और तेजी से अमरजीत के जहाज की तरफ दौड़ पड़ी। बिल्ली जहाज में घुसी, गिलास को कहीं छुपा दिया और फिर मासूमियत से वापस आकर घर के कोने में बैठ गई। अमरजीत को इस सब का बिल्कुल पता नहीं चला। जब अमरजीत उठकर जाने लगा तो अचानक उस सुंदरी का रंग बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा था। अरे अतिथि जी, जाते जाते मेरा सोने का गिलास तो दे जाइए, वो कड़क आवाज में बोली। अमरजीत चौंका। उसने वहां देखा जहां उसने गिलास रखा था, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अरे यह क्या माजरा है? अमरजीत घबराकर बोला। मैंने तो गिलास यहीं रखा था। झूठ मत बोलो, स्त्री चिल्लाई। तुमने मेरा गिलास चुरा लिया है। पक्का तुमने अपने किसी साथी या जानवर से जहाज में छुपा दिया होगा। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं चुराया, अमरजीत बेचारगी से बोला। दोनों की आवाजें बुलंद होती गईं। जल्दी ही वहां भीड़ जमा हो गई। भीड़ देखकर उस चालाक औरत की बांछें खिल गईं। यही तो वो चाहती थी। देखो सभी लोगों, वो नाटकीय अंदाज में बोली, यह आदमी मेरा कीमती सोने का गिलास चुरा कर ले गया है। अब साफ मुकर रहा है। भीड़ अमरजीत को शक की नजर से देखने लगी। कोई कह रहा था, लगता है चोर है। कोई कह रहा था, बाहरी आदमी है, पक्का कोई ठग होगा। अमरजीत की सांस फूलने लगी। वो समझ गया कि यह कोई बड़ा षड्यंत्र है। उस ठगनी ने आवाज धीमी करके कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ। 50 सोने के सिक्के दे दो तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी और तुम्हें जाने दूंगी। अमरजीत का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मैं किस बात के तुम्हें सिक्के दूं? जब मैंने कोई चोरी ही नहीं की। तभी वहां से राज्य का कोतवाल निकला। भीड़ की आवाज सुनकर वो रुक गया। क्या हंगामा है यहाँ? कोतवाल ने पूछा। उस चालाक औरत ने रोते रोते पूरी कहानी सुनाई। भीड़ भी उसका साथ देने लगी। कोतवाल ने अमरजीत की एक न सुनी। चलो राजा के दरबार में, वही फैसला होगा। राजा के सामने भी वही हुआ। वो ठगनी बड़े नाटकीय अंदाज में रोई धोई। अमरजीत ने अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन राजा को लगा कि यह बाहरी आदमी झूठ बोल रहा है। इसका जहाज जब्त कर लो, राजा ने फैसला सुनाया, और इसे 6 महीने की कारावास की सजा दो। 6 महीने जेल में गुजारने के बाद जब अमरजीत बाहर आया तो उसकी हालत देखने लायक थी। कपड़े फटे हुए, चेहरा सूखा हुआ, आंखों में निराशा। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, न जहाज, न सामान, न पैसे। हे भगवान, वो सड़क पर भटकते हुए बड़बड़ाया, यह कैसी मुसीबत आ गई। घर वापस कैसे जाऊंगा? सुलोचना का क्या जवाब दूंगा? भूख प्यास से व्याकुल अमरजीत गलियों में इधर उधर घूम रहा था। तभी एक व्यक्ति ने उसे रोका। वो मध्यम कद का, सांवला और मैला कुचैला था, लेकिन उसकी आंखों में दया थी। भाई, तुम कौन हो? उसने पूछा। क्यों इतने परेशान दिख रहे हो? अमरजीत ने अपनी पूरी दास्तान सुनाई। वो आदमी समझ गया कि यह भोला भाला लड़का ठगों के चंगुल में फंस गया है। भाई, उसने सहानुभूति से कहा, यह ठग नगरी है। यहाँ जो एक बार फंसता है, उसे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ ईमानदारी का कोई दाम नहीं।
सिर्फ चालाकी चलती है। अमरजीत ने निराश होकर कहा, अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? सुनो, उस आदमी ने सुझाव दिया, तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है, चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। मैं गाना गाकर अपना पेट भरता हूँ। अमरजीत की आंखों में उम्मीद की किरण जगी। लेकिन एक शर्त है, वो आदमी बोला, तुम्हें औरत का भेष बनाकर नाचना होगा। मैं गाऊंगा और तुम नाचोगे। इससे हम 2 वक्त की रोटी जुटा लेंगे, वरना यहाँ भूखे मर जाओगे। अमरजीत के सामने कोई चारा नहीं था। घर का राजकुमार, जो कभी 100 जूते मारने की धमकी देता था, आज भीख मांगने पर मजबूर था। ठीक है, उसने भारी मन से कहा, जो करना पड़े करूंगा। उस आदमी ने उसे एक पुरानी साड़ी, कुछ गहने और मेकअप का सामान दिया। अमरजीत ने कांपते हाथों से औरत का रूप धारण किया। बस, उस आदमी ने कहा, अब तुम्हारा नाम है सुंदरी, कल से हमारा धंधा शुरू होगा। अमरजीत ने अपने चेहरे को देखा। वो खुद को पहचान नहीं पा रहा था। कभी जो घमंडी राजकुमार था, आज वो एक भिखारिन बन गया था। हे भगवान, उसने मन में सोचा, यह कैसी सजा दी है तूने। सुलोचना ठीक कहती थी, पहले कमाना सीखो, फिर किसी को मारने की बात करना। लेकिन यह तो अभी शुरुआत थी। अमरजीत को अभी और भी कड़वे अनुभवों से गुजरना था। इधर घर में सुलोचना दिन गिनती रहती थी। हर सुबह उठकर वो समुद्र की तरफ देखती, कहीं कोई जहाज आ रहा हो। हर शाम ढलते सूरज के साथ उसकी उम्मीद भी ढल जाती। 8 महीने बीत गए, अमरजीत का कहीं अतापता नहीं। सुलोचना की सांस चिंता में घुली जा रही थी। पता नहीं हमारा बेटा कहाँ होगा, जिंदा भी है या नहीं। सेठ जी भी बेचैन रहते, रात को नींद नहीं आती थी। एक दिन सुलोचना ने हिम्मत जुटाकर अपने सास-ससुर से कहा, पिताजी, मैं अपने पति को ढूंढने जाना चाहती हूँ। सेठ जी घबरा गए। अरे बेटी, यह तू क्या कह रही है? इतना बड़ा संसार है, उसे कहाँ ढूंढेगी? मैं ही जाकर अपने बेटे को लेकर आता हूँ। सुलोचना ने दृढ़ता से कहा, नहीं पिताजी, आपकी उम्र हो चुकी है, समुद्री यात्रा आपके लिए खतरनाक है। और फिर मेरे पति मेरी वजह से ही तो घर से निकले हैं। मेरी चुनौती थी तो मैं ही उन्हें वापस लाऊंगी। सेठ जी समझ गए कि उनकी बहू का इरादा पक्का है। उन्होंने कहा, ठीक है बेटी, लेकिन तू अकेले नहीं जाएगी। मैं तुझे 5 बेहतरीन जहाज दूंगा, भरपूर धन दूंगा और मेरे विश्वसनीय लोगों को भी तेरे साथ भेजूंगा। सुलोचना के दिल में उम्मीद की लहर दौड़ गई। सेठ जी ने अपने खजाने से सोना चांदी, हीरे जवाहरात, मसाले और कीमती कपड़े निकलवाए। 5 मजबूत जहाज तैयार कराए। और हाँ बेटी, सेठ जी ने कहा, तू मर्दाना भेष में जाना। औरत के रूप में समुद्री यात्रा खतरनाक है और इन 5 वफादार लोगों को साथ ले जा। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सेवकों को बुलाया। ये मेरी जान से भी प्यारे हैं। एक आवाज पर दुश्मनों से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। और यह भी ले जा। सेठानी ने अपना प्रिय कुत्ता आगे किया। यह बहुत वफादार है, तेरे एक इशारे पर अपनी जान देने को तैयार हो जाएगा। सुलोचना ने मर्दाना कपड़े पहने, बाल बांधे और अपना रूप बदला। अब वो किसी जवान व्यापारी की तरह लग रही थी। सास-ससुर ने आशीर्वाद दिया। सेठानी की आंखों में आंसू थे। जा बेटी, भगवान तेरी रक्षा करे। अपने पति को जल्दी ढूंढ कर ले आ। 5 जहाजों का काफिला समुद्र में उतरा। सुलोचना मुख्य जहाज पर खड़ी होकर पीछे मुड़कर देख रही थी। उसका घर छोटा होता जा रहा था। इंतजार करिए मेरे स्वामी, उसने मन में कहा, मैं आपको जरूर ढूंढ कर लाऊंगी। 4 दिन की कठिन समुद्री यात्रा के बाद 5वें दिन एक बंदरगाह दिखाई दिया। सुलोचना ने लंगर डलवाया और जहाज से उतरकर आसपास का जायजा लिया। मुझे लग रहा है, सुलोचना ने अपने साथियों से कहा, मेरे पति इसी नगरी में होंगे। तुम सब जहाज पर इंतजार करो, मैं अकेले उन्हें ढूंढने जाऊंगी। अभी सुलोचना यह निर्देश दे ही रही थी कि सामने से वही एक आंख वाला आदमी आया जिससे अमरजीत की मुलाकात हुई थी। अरे वाह, वो बोला, इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए, तुम आए हो।
तुम्हारे पिता तो बड़े चतुर निकले, खुद तो आए नहीं, बेटे को भेज दिया। सुलोचना तुरंत समझ गई कि यह कोई धोखेबाज है। उसने मासूमियत से पूछा, काका आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भई, एक आंख वाले ने कहानी शुरू की। जब तुम्हारे पिता पिछली बार आए थे तो मैंने अपनी एक आंख 500 रुपए में उनके पास गिरवी रख दी थी। अब मुझे अपनी आंख वापस चाहिए। बाप हो या बेटा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सुलोचना की बुद्धि तुरंत काम आई। उसने अपने साथियों की तरफ इशारे से देखा और कहा, हाँ हाँ काका, आपकी आंख तो जहाज में ही रखी है। भाइयों, जरा ढूंढ कर लाओ। साथियों ने सुलोचना के इशारे को समझा और जहाज की तरफ भागे। कुछ देर बाद वे वापस आए। हुजूर, एक ने कहा, काका की आंख के मेल की आंख तो मिल नहीं रही, सब अलग अलग रंग और आकार की हैं। सुलोचना ने गंभीर स्वर में कहा, अच्छा तो ऐसा करो, एक तेज चाकू लेकर आओ और काका की यह दूसरी आंख भी निकाल दो। फिर जहाज में ले जाकर दोनों को मिलान करके सही आंख ढूंढ कर लाओ। यह सुनते ही एक आंख वाले के होश उड़ गए। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, अरे नहीं नहीं, मेरी दूसरी आंख मत निकालो, मुझे कोई आंखवाक नहीं चाहिए, माफ करो भाई। यह कहकर वो तेजी से भागा। सुलोचना के आदमी उसके पीछे दौड़े, लेकिन वो गायब हो गया। साथियों ने प्रशंसा के स्वर में कहा, वाह हुजूर, आपकी बुद्धि का कमाल है। इस धोखेबाज की सच्चाई खुल गई। सुलोचना समझ गई थी कि यह ठग नगरी है। उसने कहा, यहाँ के लोग बड़े शातिर हैं, हो सकता है मेरे पति भी इन्हीं के जाल में फंसे हों। अब मैं अकेले नहीं जाऊंगी। उसने रणनीति बनाई, तुम में से 2 मेरे साथ आओ, बाकी 3 जहाजों की रखवाली करो। हमारे पास 4 जहाज हैं, इनकी सुरक्षा भी जरूरी है। सुलोचना ने अपने वफादार कुत्ते को भी जहाज पर छुपा दिया और अपने 2 साथियों के साथ नगर की तरफ कदम बढ़ाया। चलो, उसने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, देखते हैं कि इस ठग नगरी में मेरे पति के साथ क्या हुआ है। जो भी हो, मैं उन्हें जरूर ढूंढ कर निकालूंगी। उसकी आंखों में अब केवल पत्नी का प्रेम नहीं, बल्कि एक योद्धा का संकल्प था। नगर द्वार पर पहुंचते ही सुलोचना को दूसरी चुनौती का सामना करना पड़ा। सामने से एक आदमी बैसाखियों के सहारे लंगड़ाता हुआ आया। उसका एक पैर गायब था, बिल्कुल वैसा ही जैसा अमरजीत से मिला था। अरे, लंगड़े ने आवाज लगाई, इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए क्या? पिछली बार जब वे आए थे तो मैंने अपनी एक टांग उनके पास 500 रुपए में गिरवी रख दी थी। वो करीब आकर बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाप आए या बेटा, मुझे तो बस अपनी टांग वापस चाहिए। लो, तुम्हारे 500 रुपए और मुझे मेरी टांग दे दो। सुलोचना मुस्कुराकर बोली, काका, समस्या यह है कि हमारे जहाज पर बहुत सारी टांगें लदी हुई हैं। पता नहीं पिताजी ने किस किस की टांग गिरवी रखी है। अब आपकी टांग कौन सी है, यह कैसे पता चले? लंगड़ा आदमी सोच में पड़ गया। सुलोचना ने मासूमियत से सुझाव दिया, एक काम करिए, अपनी यह दूसरी टांग भी हमें काट कर दे दीजिए। मेरे आदमी जहाज पर जाकर दोनों टांगों का मिलान करके आपकी सही टांग ले आएंगे। उसने अपने साथियों को इशारा किया, भाइयों, काका की दूसरी टांग भी काट कर ले चलो। यह सुनकर लंगड़े के होश उड़ गए। वो हाथ जोड़कर चिल्लाया, अरे नहीं नहीं, रहने दो भाई, मुझे अपनी टांग वांग नहीं चाहिए, बस मुझे यहाँ से जाने दो। यह कहकर वो अपनी एक टांग के सहारे ही तेजी से भागने लगा। सुलोचना पीछे से हंसकर चिल्लाई, अरे काका, अपनी टांग तो लेते जाओ। लेकिन वो आदमी पलक झपकते ही गायब हो गया। सुलोचना और उसके साथी खुशी से ठहाका मारकर हंसने लगे। हंसते हंसते सुलोचना बाजार के मुख्य चौराहे पर पहुंची। चारों तरफ रंग बिरंगी दुकानें थी, लेकिन उसका ध्यान अपने पति को ढूंढने पर था। अचानक उसकी नजर एक मकान के दरवाजे पर खड़ी एक अप्सरा जैसी सुंदरी पर पड़ी। वो काफी देर से सुलोचना को ही निहार रही थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। उस सुंदरी ने जब देखा कि यह नौजवान, वो सुलोचना को मर्द समझी थी, उसकी तरफ देख रहा है, तो उसने हाथ के इशारे से सुलोचना को पास बुलाया। सुलोचना सावधानी से उसके पास गई और पूछा,
कहिए बहन जी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? लगता है आप परदेसी हैं। उसने मधुर स्वर में कहा। हमारे यहाँ एक पुराना रिवाज है, जो भी मेहमान हमारे शहर में आता है, हम उसे सोने के गिलास में दूध पिलाकर उसका स्वागत करते हैं। सुलोचना सोचने लगी, यह वही तरीका है जिससे शायद मेरे पति को फंसाया गया होगा। लेकिन उसने कहा, अगर यह आपका रिवाज है तो जरूर, मैं दूध पीऊंगा। उस ठगनी ने सुलोचना को बिठाया और अंदर से सोने का चमकता गिलास लेकर आई जो दूध से भरा था। सुलोचना ने दूध पिया और सावधानी से गिलास को अपने सामने रख दिया। वो जानती थी कि कुछ न कुछ चाल जरूर होगी। वही हुआ। जैसे ही गिलास नीचे रखा, वो ही चालाक बिल्ली कहीं से निकली और झपट्टा मारकर गिलास को मुंह में दबाकर सुलोचना के जहाज की तरफ दौड़ी। लेकिन जैसे ही बिल्ली जहाज के पास पहुंची, सुलोचना का वफादार कुत्ता उसे देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। कुत्ते की आवाज सुनकर जहाज पर छुपे हुए तीनों साथी तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने देखा कि एक बिल्ली मुंह में कुछ दबाकर जहाज पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। अरे, यह क्या लेकर आई है? एक साथी ने कहा। दूसरे ने लाठी उठाकर बिल्ली को मारा। भाग यहाँ से, हमारे जहाज पर चोरी करने आई है। बिल्ली डरकर भाग गई और सीधे ठगनी के घर में जाकर छुप गई। अभी भी गिलास उसके मुंह में था। जब सुलोचना जाने लगी तो ठगनी ने नाटक शुरू किया। अरे परदेसी, वो चिल्लाई, दूध तो पी लिया, पर मेरा सोने का गिलास कहाँ है? सुलोचना ने मासूमियत से कहा, मैंने तो यहीं रखा था। देखिए, यहाँ कहीं गिर गया होगा। ठगनी जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे भाइयों, देखो, इस परदेसी ने मेरा कीमती सोने का गिलास चुरा लिया है। भीड़ जमा हो गई। शोर सुनकर कोतवाल भी आ गया। क्या मामला है? कोतवाल ने पूछा। ठगनी रोते रोते बोली, हुजूर, मैंने इसे अपने रिवाज के अनुसार सोने के गिलास में दूध पिलाया। इसने मेरा गिलास चुरा लिया है। कोतवाल ने सुलोचना से कहा, परदेसी, इसका गिलास निकाल कर दे दो। सुलोचना ने शांति से कहा, मैंने दूध पीकर गिलास यहीं रखा था। मेरे पास कोई गिलास नहीं है। ठगनी चालाकी से बोली, हुजूर, इसके जहाज की तलाशी लीजिए। अगर मेरा गिलास वहाँ मिल गया तो यह मुझे 500 सोने की मोहरें देगा। कोतवाल अपने सिपाहियों के साथ जहाज पर गया। पूरी तलाशी लेने पर भी कोई गिलास नहीं मिला। अब सुलोचना की बारी थी। उसने गर्जना की आवाज में कहा, कोतवाल जी, आपने मेरे जहाज की तो तलाशी ले ली, अब न्याय यह है कि इसके घर की भी तलाशी ले। हो सकता है इसने गिलास अपने घर में छुपा दिया हो और मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। ठगनी की सांस फूलने लगी। वो जानती थी कि गिलास उसके घर में बिल्ली के पास छुपा है। कोतवाल ने सोचा और कहा, बात तो सही है। न्याय के लिए इसके घर की भी तलाशी लेनी चाहिए। ठगनी घबराकर बोली, नहीं नहीं हुजूर, मेरे घर की क्या तलाशी? मैं तो पीड़ित हूँ। लेकिन सुलोचना ने दबाव बनाया, कोतवाल जी, अगर मेरे जहाज की तलाशी हो सकती है तो इसके घर की भी होनी चाहिए। यही तो न्याय है। भीड़ भी अब सुलोचना की बात से सहमत होने लगी। न्याय की मांग उठने लगी। कोतवाल ने अपने सिपाहियों के साथ ठगनी के घर में पैर रखा। ठगनी की सांस तेज चल रही थी। वो जानती थी कि अब उसकी पोल खुल जाएगी। हुजूर, मेरे घर में क्या रखा है? ठगनी ने कांपती आवाज में कहा। कोतवाल ने हर कोना खंगाला। अलमारी, संदूक, बर्तन, सब जगह देखा। तभी एक सिपाही ने पलंग के नीचे झांका। हुजूर, यह देखिए, सिपाही चिल्लाया। वहाँ बिल्ली दुबकी बैठी थी और उसके मुंह में चमकता हुआ सोने का गिलास था। कोतवाल का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। तो यह था तेरा खेल, धोखेबाज औरत। ठगनी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हकलाकर बोली, हुजूर, यह तो कुछ मत कहो। कोतवाल गरजा, तूने एक मासूम परदेसी पर झूठा इल्जाम लगाया है। सिपाहियों, इसे गिरफ्तार करो। भीड़ में से आवाजें आने लगीं, शाबाश, इसे सजा मिलनी चाहिए। कितने लोगों को इसने ठगा होगा। सुलोचना मन में मुस्कुराई। उसकी योजना सफल हो गई थी। ठगनी के जेल जाने के बाद सुलोचना फिर से बाजार में अपने पति की तलाश करने लगी। वो जानती थी कि अमरजीत कहीं न कहीं इसी शहर में होगा। बाजार के मुख्य चौराहे पर भीड़ जमा थी।
वहां कोई तमाशा हो रहा था। सुलोचना करीब गई तो देखा एक मध्यम उम्र का आदमी ढोलक बजा रहा था और उसके साथ एक स्त्री नाच रही थी। लेकिन जैसे ही सुलोचना ने उस नाचने वाली को ध्यान से देखा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यह चलने का अंदाज, यह नाकनक्षा, हे भगवान! यह तो। सुलोचना की आंखों में आंसू आ गए। वो तुरंत पहचान गई, यह उसका प्रिय पति अमरजीत था। लेकिन कैसी दुर्दशा हो गई थी उसकी। घघरा पहने, गहने डाले, मुंह पर पाउडर लगाए, उसका राजकुमार एक भिखारिन बन गया था। सुलोचना ने अपने आंसुओं को रोका और अपने साथियों को इशारा किया, उन दोनों को यहाँ लेकर आओ। उसने कहा। साथी गए और दोनों को ले आए। गाने वाला डर रहा था कि कहीं कोई मुसीबत न हो। सुलोचना ने उस आदमी से पूछा, यह औरत तुम्हारे साथ कैसे है? साहब, उसने घबराकर कहा, यह औरत नहीं है, यह एक पुरुष ही है, लेकिन बड़ा बेचारा है, वक्त का मारा हुआ। हम दोनों पेट भरने के लिए मिलकर यह नाच गाना करते हैं, इसमें कोई बुराई तो नहीं। सुलोचना का गला भर आया। उसके पति की यह हालत देखकर उसका दिल टूटा जा रहा था। अमरजीत अभी भी सुलोचना को नहीं पहचान पा रहा था। मर्दाना भेष में सुलोचना उसे किसी अमीर व्यापारी जैसा लग रहा था। सुलोचना ने अमरजीत से कहा, सुनो, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें इससे कहीं बेहतर काम दे सकता हूँ, अच्छा वेतन भी मिलेगा। अमरजीत की आंखों में उम्मीद की चमक आई। सच में साहब, आप मुझे काम देंगे? हाँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, सुलोचना ने कहा। अमरजीत ने तुरंत हामी भर दी। उसका साथी भी खुश हो गया कि चलो, इस बेचारे की किस्मत खुल गई। सुलोचना अमरजीत को जहाज पर ले आई। उसने अपने साथियों से कहा, इन्हें नहलाओ धुलाओ और अच्छे कपड़े दो। साथियों ने बड़े प्रेम से अमरजीत को नहलाया धुलाया। उसके फटे पुराने औरत के कपड़े उतारकर एक संदूक में रख दिए और उसे सुंदर पुरुष वस्त्र पहनाए। दर्पण में अपना चेहरा देखकर अमरजीत की आंखों में आंसू आ गए। महीनों बाद वो फिर से एक सम्मानित आदमी जैसा दिख रहा था। हे भगवान, उसने मन में कहा, आखिरकार इस नर्क भरी जिंदगी से छुटकारा मिला। सुलोचना ने अमरजीत को पास बिठाया और कहा, देखो मित्र, मुझे 10 दिन के लिए व्यापारिक काम से बाहर जाना है। मैं एक जहाज लेकर जाऊंगा और तुम मेरे बाकी 3 जहाजों की रखवाली करोगे। अमरजीत ध्यान से सुन रहा था। 10 दिन बाद लौटकर मैं तुम्हें 500 सोने की मोहरें दूंगा, सुलोचना ने आगे कहा। और अगर मैं किसी वजह से 10 दिन में वापस नहीं आ पाया तो ये तीनों जहाज तुम्हारे हो जाएंगे। जहाज पर खाने पीने की कोई कमी नहीं है। अमरजीत के दिल में लड्डू फूटने लगे। यह तो बहुत फायदे का सौदा है, वो सोचने लगा। अगर यह वापस आया तो 500 सोने के सिक्के मिलेंगे और अगर नहीं आया तो 3 माल से भरे जहाज मिल जाएंगे। जी हाँ साहब, अमरजीत ने खुशी से कहा, मैं आपकी अमानत की पूरी रक्षा करूंगा। सुलोचना ने जहाजों की जिम्मेदारी अमरजीत को सौंपी और अपने साथियों के साथ अपने जहाज पर सवार होकर घर की तरफ चल दी। 4 दिन की यात्रा के बाद वो अपने घर पहुंची। सास ससुर उसका इंतजार कर रहे थे। कैसी रही तुम्हारी यात्रा बेटी? सेठ जी ने पूछा। सुलोचना मुस्कुराकर बोली, पिताजी, मैंने अपने पति को ढूंढ लिया है। यह सुनकर पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सेठानी खुशी के आंसू रोने लगी। कहाँ है वो बेटी? सेठ जी ने उत्सुकता से पूछा। वो सुरक्षित है पिताजी, बस थोड़ा धैर्य रखिए, कुछ दिन में मैं उन्हें घर ले आऊंगी। इधर अमरजीत जहाजों पर राजा की तरह जिंदगी बिता रहा था। अच्छा खाना, आरामदायक बिस्तर, कीमती कपड़े, सब कुछ था। 10 दिन बीत गए लेकिन वो व्यापारी वापस नहीं आया। अमरजीत की मुराद पूरी होने लगी। 12 दिन बाद उसने सोचा, अब तो पक्का है कि वो व्यापारी वापस नहीं आएगा। अब यह तीनों जहाज मेरे हैं। उसने लंगर उठवाया और जहाजों को हाँकते हुए अपने घर की तरफ चल दिया। 4 दिन की यात्रा के बाद अमरजीत अपने घर के बंदरगाह पर पहुंचा। खबर फैलते ही पूरे शहर में खुशी का माहौल छा गया। सेठ जी ने ढोलन गाड़ों के साथ बड़ा जुलूस निकाला।
बंदरगाह पर हजारों लोग अमरजीत के स्वागत में जमा हुए। आ गया हमारा राजकुमार, लोग नारे लगा रहे थे। सेठ सेठानी की आंखों में खुशी के आंसू थे। महीनों बाद उनका बेटा घर लौटा था, और वो भी इतने माल दौलत के साथ। घर पहुंचकर अमरजीत ने सबसे पहले यही सोचा, अब सुलोचना से बदला लेने का वक्त आ गया है। उसने मन में गिनती करनी शुरू की। मैं कितने दिन घर से बाहर रहा, इतने महीने। हर दिन के 100 जूते के हिसाब से उसकी आंखों में वही पुराना घमंड वापस आ रहा था। वो भूल गया था कि कैसे उसे अपनी ही मूर्खता की सजा मिली थी। अब देखता हूँ कि सुलोचना कैसे बचती है, अमरजीत ने मुस्कुराकर सोचा। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी चतुर पत्नी का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। वो खुशी से उछलने लगा, फिर अपने पुराने जमाने का जूता निकाला और दर्पण के सामने अभ्यास करने लगा। 1 2 3। घमंड की वही पुरानी लहर उसके चेहरे पर वापस आ गई। अब देखूंगा उस चालाक सुलोचना को, वो मुस्कुराया। समझती है बड़ी होशियार है। जूता हाथ में लेकर अमरजीत सीना तानकर सुलोचना के कमरे में पहुंचा। उसकी चाल में वही पुराना घमंड था। सुलोचना, उसने आवाज लगाई, बाहर आ जल्दी से। सुलोचना शांति से बाहर आई। उसे देखकर अमरजीत ने छाती फुलाकर कहा, देखा मैंने अपनी मेहनत से क्या कमाया है। मेरे पिता ने शायद अपनी पूरी जिंदगी में इतना न कमाया हो जितना मैं सिर्फ 8 महीने में कमा कर लाया हूँ। यह सुनते ही सुलोचना की हंसी छूट गई। वो हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अमरजीत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम क्यों हंस रही हो? क्या मजाकिया बात कही मैंने? वो जूता हिलाते हुए बोला, अब बकवास बंद करो और सिर आगे करो। जितने दिन मैं बाहर रहा हूँ उतने दिन के हिसाब से जूते खाने का समय आ गया है। सुलोचना ने हंसना बंद किया और गंभीर स्वर में कहा, मैं कोई जूते नहीं खाऊंगी। अमरजीत आगबूला हो गया। क्यों? तुम अपने वादे से मुकर रही हो? सुलोचना ने तीखे स्वर में पूछा। पहले यह बताओ, क्या वाकई यह धन तुमने अपनी मेहनत से कमाया है या फिर किसी दयालु व्यापारी ने तुम्हें दान में दिया है? यह सुनकर अमरजीत के होश उड़ गए। उसके चेहरे का रंग फक पड़ गया। इसे यह सब कैसे पता चला? वो घबराकर सोचने लगा। क्या मतलब? वो हकलाया। मैं समझा नहीं। सुलोचना मुस्कुराकर अपने कमरे में गई और एक संदूक निकाल कर लाई। उसने धीरे से ढक्कन खोला। अमरजीत की आंखें फटी रह गईं। संदूक में वही औरत के कपड़े रखे थे, वही घघरा, वही चुनरी, वही गहने जिन्हें पहनकर वो चौराहे पर नाचता था। यह कैसे तुम्हारे पास आए? अमरजीत की आवाज कांप रही थी। सुलोचना ने शांति से कहा, अमरजीत, जिस व्यापारी ने तुम्हें उस दलदल से निकाला था, तुम्हें नहलाया धुलाया था, तुम्हें सम्मान के कपड़े दिए थे और 3 जहाज भरकर माल दिया था, वो कोई और नहीं था। अमरजीत की सांस फूलने लगी। वो मैं ही थी। सुलोचना ने कहा, मर्दाना भेष में मैं ही थी जो तुम्हें ढूंढने निकली थी। यह सुनकर अमरजीत जैसे बिजली का झटका लगा हो। उसके हाथ से जूता गिर गया। वो लड़खड़ाकर दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया। तुम? वो हकलाकर बोला, तुम ही वो व्यापारी थी। उसे याद आने लगा वो दयालु आवाज, वो मदद का हाथ, वो सम्मानजनक व्यवहार। उसकी पत्नी ही उसकी रक्षक थी। अमरजीत की आंखों में आंसू आ गए। उसका सारा घमंड एक झटके में चकनाचूर हो गया। वो हाथ जोड़कर सुलोचना के आगे गिर पड़ा। माफ करो सुलोचना, वो रोते हुए बोला, माफ कर दो मुझे। मैं कितना मूर्ख हूँ, तुमने ही मुझे बचाया और मैं। अमरजीत ने सुलोचना के पैर छुए और बोला, प्लीज यह बात किसी और को मत बताना, मेरी इज्जत बची रह जाए। लोग पता लगा ले कि मैं औरत के कपड़े पहनकर चौराहे पर नाचता था तो मेरा क्या होगा। सुलोचना ने प्रेम से अमरजीत को उठाया और मुस्कुराकर कहा, अब जूते नहीं मारोगे न जनाब? अमरजीत ने हाथ जोड़कर कहा, अरे नहीं भगवान, अब चाहो तो तुम मुझे रोज 100 जूते मार लेना, लेकिन इस राज को राज ही रहने दो। प्लीज किसी के सामने मेरी पोल मत खोलना। सुलोचना ने हंसते हुए उसे गले लगाया, मूर्ख हो तुम। अब समझ गए ना कि जिंदगी में अकेले कुछ नहीं होता। पति पत्नी मिलकर चले
तो हर मुसीबत का सामना हो सकता है। अमरजीत ने सुलोचना को कसकर गले लगाया। तुम सच में बहुत समझदार हो। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि तुम्हारे जैसी पत्नी मिली है। सुलोचना मुस्कुराई। और मैं भी खुश हूँ कि आखिरकार तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई। दोनों हंसने लगे। घर में प्रेम और खुशी का माहौल छा गया। सेठ सेठानी भी खुश थे कि उनका बेटा न केवल व्यापार में सफल हुआ बल्कि जिंदगी का सबक भी सीख गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड और अहंकार हमेशा हमारे ही पैर में कुल्हाड़ी मारता है। अमरजीत ने सोचा था कि वो बहुत ताकतवर और समझदार है, लेकिन जब जिंदगी ने उसे असलियत दिखाई तो उसका सारा घमंड धूल में मिल गया। सुलोचना की बुद्धिमत्ता और धैर्य ने न केवल अपने पति को संकट से निकाला बल्कि उसे जीवन की सच्चाई भी समझाई। कभी कभी प्रेम में सख्ती करनी पड़ती है ताकि अपनों को सही राह दिखाई जा सके। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ी ताकत है विनम्रता, समझदारी और एक दूसरे का साथ। अकेले चलने वाले अक्सर भटक जाते हैं, लेकिन साथ चलने वाले हमेशा मंजिल तक पहुंचते हैं। इस तरह घमंडी अमरजीत और बुद्धिमान सुलोचना की यह कहानी खुशी के साथ समाप्त होती है, जो हमें सिखाती है कि प्रेम, धैर्य और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का समाधान निकल सकता है। धन्यवाद। अगली कहानी। शाम के मध्यम प्रकाश में कौशल्या की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। वह केशव कुमार के हाथ अपने हाथों में लेकर कह रही थी, मैं वादा करती हूँ कि मैं जय और नीरज को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। केशव कुमार ने भी भावुक होते हुए कहा, मुझे यकीन है कि तुम इनका अच्छे से ध्यान रखोगी, जितना इनकी माँ जानकी रखती थी। कौशल्या के गले में गांठ सी बन गई। वे जानती थी कि यह कोई साधारण जिम्मेदारी नहीं थी। दो छोटे बच्चे जो अभी अभी अपनी माँ को खो चुके थे, उनकी टूटी हुई दुनिया को फिर से सजाना था। केशव जी, कौशल्या की आवाज में दृढ़ता थी, जय और नीरज को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। हो सकता है यह दुनिया मुझे सौतेली कहे, मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। आपने मुझसे शादी की है और यह हमारा घर है। मैं आज से घर की और बच्चों की जिम्मेदारी संभालती हूँ। केशव कुमार की पहली पत्नी जानकी के मरने के बाद जब केशव ने अपनी पुरानी मित्र कौशल्या से शादी की तो मोहल्ले में तूफान मच गया। लोगों की जुबान पर तरह तरह की बातें थी। अरे, कहीं इन दोनों का पहले से ही कोई चक्कर तो नहीं था? श्रीमती शर्मा ने फुसफुसाते हुए कहा। हाय राम, जानकी के मरते ही कैसे तुरंत शादी कर ली? कुछ तो शर्म होनी चाहिए, दूसरी पड़ोसी ने जोड़ा। लेकिन केशव और कौशल्या ने इन सब बातों को हवा में उड़ा दिया। उनके पास इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण काम था, दो छोटे बच्चों को संभालना, जो अपनी माँ की मौत के सदमे से अभी भी उबर नहीं पाए थे। समय की नदी बहती रही और आज 21 साल बाद जय और नीरज कौशल्या की आंखों के तारे थे। घर में खुशियों की खिलखिलाहट गूंजती रहती थी। रसोई में कौशल्या व्यस्त थी। आज उन्होंने जय के पसंदीदा पास्ता बनाए थे। जैसे ही जय ऑफिस से आया, खुशी से उछल पड़ा। जय, देखो आज मैंने तुम्हारे पसंदीदा पास्ता बनाए हैं, कौशल्या ने मुस्कुराते हुए कहा। वाह माँ, थैंक यू। आपको पता है मुझे कितने दिनों से यह खाने की इच्छा थी। आपको कैसे पता चल जाता है कि मेरा मन क्या कर रहा है? जय की आंखों में चमक थी। कौशल्या ने प्यार से जय के सिर पर हाथ फेरा। माँ को सब पता चल ही जाता है कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है। तभी नीरज भी आ गया और शिकायती अंदाज में बोला, हाँ पर आप तो बस भैया से प्यार करती हैं, मुझसे नहीं, है ना पापा? केशव हंसते हुए बोले, अरे ये क्या बेकार की बातें कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है नीरज। देख, तेरे लिए मैंने रसगुल्ले बनाए हैं, तुझे पसंद है ना? कौशल्या ने प्यार से कहा। नीरज की आंखें चमक उठीं। अरे वाह माँ, रसगुल्ले! आज तो आपने दिन ही बना दिया। थोड़े रसगुल्ले मेरे दोस्तों के लिए भी पैक कर दो ना, सारे ऑफिस में मांगते रहते हैं। कौशल्या मुस्कुराई। मुझे पता था तू यही कहेगा, इसलिए मैंने पहले से ही पैक करके रखे थे। केशव ने मजाक में कहा, और मेरे लिए क्या है?
पापा, माँ सच में आपसे प्यार नहीं करती हैं, जय ने हंसते हुए कहा। हाँ, और तुझसे ज्यादा मुझसे करती हैं। है ना माँ? नीरज ने जोड़ा। कौशल्या ने दोनों को गले से लगाते हुए कहा, अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो। तुम दोनों को पता है कि मैं तुम दोनों से एक जैसा ही प्यार करती हूँ। माँ के लिए उसकी संतान उसकी आंखों की तरह होती है। अब कोई एक आंख से ज्यादा प्यार करेगा और दूसरी से कम क्या? रात के वक्त जब बच्चे सो गए, केशव और कौशल्या बैठकर बात कर रहे थे। अब बस मेरी एक ही इच्छा है। कौशल्या की आवाज में गहरा प्रेम था। जय और नीरज की जिंदगी में ऐसी दो लड़कियां आएं जिनके साथ वे हमेशा खुश रहें। केशव ने सिर हिलाया। हम्मा, तुम सही कह रही हो। अब दोनों की उम्र भी हो गई है शादी की। मैं यह सोच रहा था कि हमें रिश्तेदारों में जय और नीरज की शादी की बात निकालनी चाहिए, लेकिन कौशल्या के चेहरे पर चिंता के बादल छा गए। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मैं जानती हूँ हमारे सारे खानदान में सबको ऐसा ही लगता है कि मैं इन दोनों की सौतेली माँ हूँ। पता नहीं, वे सोचते होंगे कि मैं इनके साथ कैसा व्यवहार करती होंगी। क्या पता मैं इनकी पत्नियों के साथ भी गलत बर्ताव करूं। केशव ने कौशल्या का हाथ पकड़ा। कौशल्या, मुझे पता है कि इतने सालों में तुमने कितनी मेहनत की है जय और नीरज को संभालने में। उनकी माँ के जाने के बाद बच्चे तो जैसे हंसना ही भूल गए थे, लेकिन तुमने उन्हें माँ का प्यार दिया और संभाला। कौशल्या की आंखें नम हो गईं। फिर भी मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनके जीवन में कोई भी तकलीफ आए। मैं जानती हूँ कि वे दोनों आज भी जानकी को कितना याद करते हैं। मैं उनकी माँ जानकी की जगह कभी नहीं ले पाऊंगी। और सच में आज भी जय और नीरज अपनी माँ जानकी को बहुत याद करते थे। चुपके से जब घर में कोई नहीं होता, वे अपनी माँ के पुराने कमरे में जाकर उनकी यादों को ताज़ा करते थे। जानकी के कमरे में पुरानी अलमारी में उनकी तस्वीरें और कुछ निशानियां रखी हुई थी। भाई, आपको याद है? नीरज ने एक पुराना लॉकेट हाथ में लेते हुए कहा। माँ ने आखिरी बार मुझे यह दिया था जब वो हमें छोड़कर गईं। जय की आवाज में दर्द था। याद है? माँ की वो आंखें आज भी मुझे याद है, जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। मैं कैसे भूल सकता हूँ भाई। कभी कभी सोचता हूँ कि काश माँ हमारे साथ होती तो कितना अच्छा होता ना। जय ने तुरंत नीरज को टोका। कौशल्या, माँ के सामने यह बात कभी मत कहना, नहीं तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। मैं जानता हूँ। नीरज ने गहरी सांस ली। कौशल्या, माँ कह रही थी कि वो हमारे लिए लड़की ढूंढ रही है। आपको नहीं लगता कि हमें उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए? जय के चेहरे पर तनाव की रेखाएं दिखीं। मैं भी उन्हें बताना तो चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले कि हम उन्हें सच बताएं, हमें एक बार नियति और रिया से बात कर लेनी चाहिए। हाँ, यह भी सही है। नीरज ने सिर हिलाया। हम आज ही उन दोनों से बात करते हैं और उन दोनों को माँ और पापा से मिलवाने ले आएंगे। दोनों भाइयों के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। पता नहीं माँ कैसे रिएक्ट करेंगी। यह बात सुनकर हवा में कुछ बदलाव आने वाला था और यह परिवार जल्द ही एक नए मोड़ पर पहुँचने वाला था। शहर के पुराने हिस्से में, जहां आम के पेड़ों की छाया में बचपन की यादें बिखरी पड़ी थी, जय और नीरज अपने दिल की धड़कनों को संभालते हुए नियति और रिया के घर पहुंचे। दरवाजे पर खड़े होकर दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। भाई, अब वक्त आ गया है, जय ने गहरी सांस लेते हुए कहा। नीरज के हाथ कांप रहे थे। हाँ भाई, अब और नहीं छुपा सकते। दरवाजा खुला और नियति की माँ जानवी ने उन्हें देखा। उनके चेहरे पर वही प्रेम था जो बचपन में हुआ करता था। अरे जय, नीरज, आओ बेटा, कितने दिन बाद आए हो। नियति, रिया को आवाज दो। नियति और रिया जब सामने आईं, तो पुराने दिनों की तरह ही मुस्कुराहट उनके चेहरे पर थी, लेकिन अब वे बच्चे नहीं थे। वे सभी जवान हो गए थे और उनके दिलों में प्रेम के बीज अंकुरित हो चुके थे। माँ आज भी जानकी आंटी को बहुत याद करती हैं, नियति ने धीरे से कहा। सच में वे दोनों न सिर्फ पड़ोसी थी, बल्कि बहुत अच्छी सहेलियां भी थी। इसीलिए तो हम चारों बचपन से साथ रहे हैं। रिया ने जोड़ा।
कौशल्या आंटी को हम सबके बारे में पता है कि हम चारों साथ हैं। जानकी आंटी और मेरी माँ पक्की सहेलियाँ थी। नियति की आवाज में चिंता थी। तुम दोनों को लगता है कि उन्हें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारी माँ ने हमारी माँ से कहा था कि अपने चारों बच्चों की शादी साथ में करेंगी, इसलिए तुम दोनों हम दोनों के साथ हो। जय ने सिर झुकाते हुए कहा, हमें डर है कि आंटी को बुरा न लगे कि तुम दोनों ने जानकी आंटी की मर्जी से शादी की, उनकी पसंद की लड़कियों से नहीं। रिया ने हिम्मत जुटाई, कौशल्या आंटी तुमसे बहुत प्यार करती हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें बुरा लगेगा। नीरज की आवाज में दुविधा थी, पता नहीं, शायद लग भी सकता है, क्योंकि आज तक उन्होंने हमें इतना प्यार दिया है और हम आज भी अपनी माँ को नहीं भूल पाए, और अब उनकी सहेलियों की बेटियों से ही शादी कर रहे हैं। नियति ने दृढ़ता से कहा, मुझे लगता है हमें उनसे अब और नहीं छुपाना चाहिए। नियति सही कह रही है। जय ने सिर हिलाया, जितना हम छुपाएंगे उन्हें उतना ही दुख होगा। हम आज ही उनसे बात कर लेते हैं। रिया ने सुझाव दिया, मुझे लगता है कि हम चारों को उनके पास जाना चाहिए। हाँ भाई, मुझे भी यही लगता है। नीरज ने राहत की सांस ली। शाम के वक्त जब सूरज की सुनहरी किरणें खिड़कियों से अंदर आ रही थी, जय और नीरज नियति और रिया को अपने घर ले आए। कौशल्या रसोई में थी जब उन्होंने आवाजें सुनी। अरे, तुम दोनों पहले बता देते कि तुम अपने दोस्तों को ला रहे हो तो मैं कुछ अच्छा सा बना देती, कौशल्या ने मुस्कुराते हुए कहा। जय ने झिझकते हुए कहा, माँ, ये नियति है और ये उसकी बहन रिया। केशव जी की आंखें चमक उठीं। अरे, ये तो वही नियति और रिया हैं ना, जो बचपन में हमारे पड़ोस में रहते थे। इनकी मम्मी जानकी की पक्की सहेली थी ना। हाँ पापा, ये दोनों वही हैं, नीरज ने कहा। कौशल्या का चेहरा खुशी से दमक उठा। आओ आओ बेटा, बैठो। जय ने हिम्मत जुटाकर कहा, पापा, माँ, हम दोनों नियति और रिया से शादी करना चाहते हैं। केशव का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या? कौशल्या की सांस रुक गई। वे चुप खड़ी रहीं, फिर धीरे से बोली, तो तुम दोनों ने पहले ही क्यों नहीं बताया? मैंने तुम्हारी शादी की बात कितनी जगहों पर चलाई है। नीरज की आंखें नम हो गईं। माँ, हमारी माँ भी यही चाहती थी कि हम चारों साथ रहें, इसलिए। लेकिन माँ, हम आपको दुखी नहीं करना चाहते थे, जय ने कांपती आवाज में कहा। सॉरी माँ, अगर हमें माफ कर दीजिए प्लीज। कौशल्या के दिल में तूफान उठा। वे जानती थी कि यह वक्त था जब उन्हें अपने दिल की बात कहनी थी। उन्होंने दोनों बेटों को गले से लगाया। अरे, तुम दोनों सॉरी क्यों बोल रहे हो? उनकी आवाज में गर्व था। मुझे तो तुम दोनों पर गर्व है कि तुम दोनों अपनी मम्मी की आखिरी इच्छा का मान रख रहे हो। मुझे कोई दुख नहीं है। सच में? रिया ने डरते हुए पूछा। लेकिन माँ, आप हमसे नाराज तो नहीं हैं ना कि हमने आपसे इस बात को छुपाया? कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। मैंने हमेशा तुम दोनों की खुशी ही चाही है, बस और कुछ नहीं। और अब तो मुझे यह भी पता चल गया है कि यह जानकी की आखिरी ख्वाहिश थी, इसलिए मैं ना क्यों कहूँगी इस शादी के लिए। केशव ने संजीदा होते हुए कहा। वो सब तो ठीक है, लेकिन नियति और रिया, तुम्हारे पापा को पता है इन सब के बारे में? नियति ने झिझकते हुए कहा। नहीं अंकल, उन्हें अभी तक हमारे रिश्ते के बारे में नहीं पता, लेकिन अब आपसे बात करने के बाद हम उनसे भी बात कर लेंगे। कौशल्या ने उत्साह से कहा। हम उन्हें हमारे घर बुलाएंगे आगे की बात करने के लिए। वो हमारे पुराने पड़ोसी भी हैं और मित्र भी। उनसे मिलकर हमें भी अच्छा लगेगा। केशव ने भावुक होते हुए जोड़ा। और यह जानकी की आखिरी इच्छा थी, तो हम इसे जरूर पूरा करेंगे। रिया ने हाथ जोड़कर कहा। जी अंकल, अब हम चलते हैं। नमस्ते अंकल और आंटी। हाँ बेटा, केशव ने कहा। जय और नीरज, जाओ इन दोनों को बाहर छोड़ आओ। शाम के अंधेरे में जब नियति और रिया अपने घर पहुँचे, उनके दिल में खुशी और घबराहट दोनों थी। उन्होंने घर जाकर सारी बात अपने पिता से कही, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस बात को सुनकर उनके पिता के विचार कुछ और ही होंगे। हवा में बदलाव की खुशबू थी और यह परिवार एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ खुशियाँ और चुनौतियाँ दोनों इंतजार कर रही थी।
उनके पिता की आंखों में कुछ और ही भाव थे जो आने वाले दिनों में इस प्रेम कहानी की दिशा बदल सकते थे। कभी कभी जिंदगी में वो मोड़ आते हैं जहां खुशी और डर साथ साथ चलते हैं और हमें पता नहीं होता कि आगे क्या इंतजार कर रहा है। रात का सन्नाटा था। वीरेंद्र जी अपने कमरे में टहल रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थी। नियति और रिया की बात सुनकर उनका दिल बेचैन हो गया था। तुम दोनों को पता भी है, वीरेंद्र जी का स्वर कड़ा था, तुम दोनों जिन लड़कों से शादी करने के बारे में सोच रहे हो उनकी माँ सौतेली है। नियति और रिया एक दूसरे की तरफ देखकर सकते में आ गए। इसका मतलब है कि वो तुम्हारी सौतेली सास होगी। वीरेंद्र जी की आवाज में डर था। अरे, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। समाज क्या कहेगा? नियति ने हिम्मत जुटाकर कहा, पापा, कौशल्या आंटी ऐसी नहीं है, आप उन्हें गलत समझ रहे हैं। रिया ने जोड़ा, हाँ पापा, वो जय और नीरज दोनों से बहुत प्यार करती है, हमने अपनी आंखों से देखा है। वीरेंद्र जी का चेहरा सख्त हो गया। ऐसा तुम्हें लगता है बस जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब उनका असली चेहरा सामने आएगा। उनकी आवाज में अनुभव का कड़वाहट था। जानकी और मैं कितने अच्छे दोस्त थे, तुम जानते हो। आप जानते हैं, जय और नीरज उनके ही बेटे हैं और वे अपनी माँ की आखिरी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जय और नीरज कौशल्या की चाल को नहीं समझ पा रहे हैं। वीरेंद्र जी की आंखों में संदेह था। लेकिन मुझे पता है कि शादी के बाद सौतेली सास इन दोनों को बहुत तकलीफ देगी। नियति की आंखों में आंसू आ गए। पापा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? जय और नीरज कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें यकीन है कि वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे? वीरेंद्र जी ने तीखे स्वर में पूछा। रिया ने दृढ़ता से कहा, हाँ पापा, हम दोनों उन्हें अच्छे से जानते हैं। अगर कौशल्या आंटी ने शादी के बाद कुछ भी किया जो वो नहीं करेंगी तो भी वे हमारा ही साथ देंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि कौशल्या आंटी ऐसी है ही नहीं। वीरेंद्र जी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक चुनौती का भाव आया। ठीक है, उन्होंने धीरे से कहा, अगर ऐसी ही बात है तो मैं उन दोनों की परीक्षा लूंगा। अगर वे तुम दोनों का साथ देते हैं तो ही यह शादी होगी, वरना नहीं। वीरेंद्र कौशल्या के सौतेले होने के कारण अपनी बेटियों की शादी उस घर में करने को तैयार नहीं थे। समाज के डर ने उनके दिल पर कब्जा कर लिया था। इसलिए उन्होंने सोचा कि सबसे पहले वो केशव के घर जाकर उनसे सीधी बात करेंगे। अगले दिन दोपहर में वीरेंद्र जी केशव के घर पहुंचे। केशव ने दरवाजा खोला तो चेहरे पर मुस्कान आई। आइए आइए, आपका स्वागत है, केशव ने हाथ जोड़कर कहा। आज हम कितने वक्त बाद मिल रहे हैं केशव जी, वीरेंद्र जी बैठते हुए बोले। कौन जानता था कि इतने सालों के बाद हम अपने बच्चों की शादी के लिए मिलेंगे। कौशल्या चाय लेकर आईं। केशव ने परिचय कराया। वीरेंद्र जी, आप जानकी को जानते हैं, लेकिन मैं कौशल्या से पहली बार मिल रहा हूँ। वीरेंद्र जी की आवाज में उदासी थी। हाँ, जानकी भाभी के जाने के बाद जानवी का यहाँ मन नहीं लग रहा था, इसलिए हमने वो मकान बेच दिया था और उसके कुछ वक्त बाद आप दोनों ने शादी कर ली। कौशल्या के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव आए। वे समझ गई थी कि बातचीत किस दिशा में जा रही है। मुझे खुशी है कि हमारा परिवार और आपका परिवार इतने करीब रहे हैं, वीरेंद्र जी ने एक पल रुककर कहा। मैं और मेरा परिवार जानकी भाभी के काफी करीब थे। फिर उनका स्वर बदल गया, लेकिन आपके नहीं। इसलिए सच कहूँ तो मुझे इस रिश्ते से आपत्ति है। वीरेंद्र जी की बातों को सुनकर केशव और कौशल्या की सांस अटक गई। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। वे धीरे धीरे समझ रहे थे कि वीरेंद्र आखिर किस बात की तरफ इशारा कर रहे थे। केशव ने संयत स्वर में कहा, मैं समझ सकता हूँ कि आपको अपनी बेटियों की चिंता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वे यहाँ भी उसी खुशी के साथ रहेंगी जैसी वे आपके साथ रहती हैं। वीरेंद्र जी की आवाज में कड़वाहट आई। मैं 2 बेटियों का बाप हूँ, मुझे समाज को मुंह भी दिखाना है। आप तो जानते हैं कि शादी के बाद अगर सास अच्छी ना हो तो लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। उनकी आवाज और तेज हो गई। और तो और लड़कियों की जिंदगी खराब हो जाती है, वो अलग।
और यहाँ तो सौतेली सास का मामला है। नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता हूँ। कौशल्या चुप बैठी थी, लेकिन उनकी आंखों में दर्द था। 21 साल की मेहनत, प्रेम और समर्पण एक झटके में बेमानी हो गया लग रहा था। केशव ने कौशल्या की तरफ देखकर कहा, कौशल्या ने जय और नीरज को कभी सौतेला नहीं समझा, उन्हें एक असली माँ की तरह ही पाला है। वीरेंद्र जी ने सिर हिलाया, लेकिन मुझे इन बातों पर यकीन नहीं है, सच में, इसीलिए मैं इस रिश्ते को कबूल नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने खड़े होते हुए कहा, अच्छा यही होगा कि आप अपने बेटों से कह दे कि वे मेरी बेटियों से दूर रहें। केशव की आवाज में दर्द था। देखिए भाई साहब, यह जानकी की आखिरी ख्वाहिश थी। जय और नीरज अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। वो टूट जाएंगे अगर उन्हें यह पता लगेगा कि वो अपनी माँ की आखिरी इच्छा को भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। वीरेंद्र जी की आवाज में अफसोस था। अगर जानकी की बहन होती तो मैं कभी इस रिश्ते के लिए मना ही नहीं करता, लेकिन मैं अपनी बेटियों को उस घर की बहू नहीं बना सकता जहां सौतेली सास का राज चलता हो। केशव का गुस्सा फूटा। यह आपने सौतेला सौतेला क्या लगा रखा है? कौशल्या सौतेली नहीं है। वीरेंद्र जी ने ठंडे स्वर में कहा, आपके कहने से यह सच नहीं बदल जाता। शादी के बाद आपकी बहुएं इनकी सौतेली बहुएं ही कहलाएंगी। कौशल्या, जो अब तक चुप थी, अचानक खड़ी हो गई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। वीरेंद्र जी, उन्होंने धीरे से कहा, 21 साल मैंने इन बच्चों को पाला है, उनके हर सुख दुख में साथ रहा हूँ। अगर यह सब के बाद भी मैं उनकी सौतेली माँ हूँ, तो शायद मैं हमेशा सौतेली ही रहूंगी। वीरेंद्र जी के जाने के बाद केशव और कौशल्या एक दूसरे को देखते रह गए। उनके सामने एक नई चुनौती थी, समाज के पूर्वाग्रहों से लड़ना और अपने बच्चों की खुशी के लिए संघर्ष करना। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई समाज की सोच से होती है, अपने दिल से नहीं। वीरेंद्र के जाने के बाद घर में भारी सन्नाटा छा गया था। केशव और कौशल्या दोनों मानो पत्थर बन गए थे। कौशल्या की आंखों से आंसू बह रहे थे, जबकि केशव का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। कैसे बताएंगे जय और नीरज को यह सारी बातें? कौशल्या की आवाज कांप रही थी। केशव ने उनका हाथ पकड़ा, लेकिन खुद भी परेशान थे। कौशल्या अचानक सोफे से उठीं और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गईं। उनकी आवाज में गहरा दर्द था। आज मेरे सौतेले होने की वजह से मेरे बेटों का घर नहीं बस पा रहा है। उन्होंने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। केशव जी, आज मेरी वजह से वे अपनी माँ की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाएंगे। उन्हें कितना दुख होगा यह जानकर कि मेरी वजह से यह सब हो रहा है। वो दोनों तो मुझसे नफरत करेंगे ना। केशव तुरंत उनके पास गए और उन्हें सहारा दिया। नहीं कौशल्या, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारे बच्चे तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी आवाज में दृढ़ता थी। कौशल्या ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ से भी तो प्यार करते हैं ना। मैं उनके बीच का कांटा नहीं बन सकती हूँ। कौशल्या की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, मैं वीरेंद्र भाई साहब से कहती हूँ कि अगर वो नियति और रिया की शादी करवाते हैं तो मैं शादी के बाद यहाँ से चली जाऊंगी, उनके साथ नहीं रहूंगी। केशव सकते में आ गए। यह क्यों कह रही हो तुम? सही तो कह रही हूँ। कौशल्या की आवाज में दृढ़ता थी। मुझे बस हमारे दोनों बच्चों की खुशी चाहिए। मैं हमारे बोर वाले घर में रहने चली जाऊंगी। उनकी जिंदगी में कभी दखल नहीं दूंगी। केशव का गला भर आया। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कौशल्या चौंकी। लेकिन केशव जी, लेकिन कुछ नहीं। केशव ने दृढ़ता से कहा, हमारे बच्चे खुश रहें इसलिए तुम इतना सब कर रही हो, तो मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता। तभी दरवाजे पर आवाज आई। जय और नीरज वापस आ गए थे और उनके साथ वीरेंद्र भी था। माँ, पापा, हमारा क्या? जय ने खुशी से कहा, मैं वीरेंद्र अंकल को भी हमारे साथ लाया हूँ। कौशल्या और केशव एक दूसरे की तरफ देखकर परेशान हो गए। कौशल्या ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम दोनों इस सब में मत पड़ो बेटा। मैं वादा करती हूँ कि जानकी की आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। नीरज सकते में आया। माँ,
आप क्या कह रही हैं? हम आपको छोड़कर शादी करेंगे? जय की आवाज में अविश्वास था। आपको हम इतने बुरे लगते हैं क्या? नीरज की आंखों में आंसू आ गए। हाँ माँ, हम जानते हैं कि हमारी माँ से हम आज भी बहुत प्यार करते हैं, उनकी इच्छा को भी पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हम आपसे भी उतना ही प्यार करते हैं। जय ने आगे बढ़कर कौशल्या को गले लगाया। हम आपको हमें छोड़कर कहीं नहीं जाने देंगे। बस बचपन में माँ के जाने के बाद आपने हमें सबसे ज्यादा प्यार किया, हमें संभाला। नीरज ने वीरेंद्र की तरफ मुड़कर कहा, अंकल, आप हमारी माँ को सौतेला कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें कभी सौतेला फील न हो इसलिए अपना बच्चा ही नहीं किया। जय की आवाज में दृढ़ता थी। हम अपनी माँ को नहीं छोड़ सकते। सोच लो, इसके बाद नियति और रिया तुम्हारी लाइफ में नहीं रहेंगी। नीरज ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जिनके आने से हमें अपनी माँ को खोना पड़ जाए, हम ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करेंगे। हम नियति और रिया से प्यार करते हैं, लेकिन अपनी माँ के प्यार का हम यह सिला नहीं दे सकते। केशव परेशान हो गए। लेकिन बेटा जानकी की आखिरी इच्छा। जय ने दृढ़ता से कहा, माँ, आप हमारे लिए ज्यादा महत्व रखती हैं। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे और ना ही किसी को आपका अपमान करने देंगे। अचानक वीरेंद्र की आंखों में चमक आई। वे मुस्कुराने लगे। वाह, मान गए तुम दोनों को। सच में तुम दोनों जानकी बहन के ही बेटे हो। सबने हैरानी से उनकी तरफ देखा। जय ने पूछा, क्या मतलब? वीरेंद्र ने गहरी सांस लेकर कहा, इसका मतलब यह है कि मैं तो बस इनका इम्तिहान ले रहा था। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। मैं देखना चाहता था। वीरेंद्र की आवाज में गर्व था कि जिस माँ ने उनके लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, क्या वे दोनों उसे छोड़ देते हैं या नहीं? वीरेंद्र ने जय और नीरज की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम दोनों आज मेरी बेटियों को चुनते तो मैं कभी तुम्हारी शादी नहीं करवाता, लेकिन तुमने कौशल्या बहन के प्यार और त्याग को आगे रखा। उनकी आंखों में संतुष्टि थी। इसलिए अब मुझे यकीन है कि तुम दोनों मेरी बेटियों का ख्याल भी अच्छे से रख सकते हो। वीरेंद्र ने हाथ जोड़कर कौशल्या से कहा, और कौशल्या बहन, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अगर आपका दिल दुखाया हो तो। मैं जानता हूँ कि अगर आज जानकी बहन यहाँ होती तो वे भी इन दोनों से आप जितना प्यार नहीं कर पाती। कौशल्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। केशव ने गर्व से कहा, मुझे भी तुम दोनों पर बहुत नाज है बेटा। जय ने कौशल्या से लिपटते हुए कहा, माँ, आज के बाद आप कभी भी हमें छोड़कर जाने की बात मत करना प्लीज। नीरज ने जोड़ा, हाँ माँ, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। कौशल्या ने दोनों को गले से लगाकर कहा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम दोनों मेरे बेटे हो। कौशल्या ने वीरेंद्र से कहा, भाई साहब, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपकी बेटियों को कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं उनकी सौतेली सास हूँ। मैं वादा करती हूँ, मैं उन्हें भी अपनी बेटियों की तरह ही रखूंगी। वीरेंद्र की आवाज में संतुष्टि थी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कौशल्या बहन। घर में अचानक खुशी का माहौल हो गया। 21 साल के प्रेम और त्याग की परीक्षा में कौशल्या विजयी हुई थी। उनके बेटों ने साबित कर दिया था कि प्रेम कोई शर्त नहीं जानता और रिश्ते खून से नहीं बल्कि दिल से बनते हैं। जल्द ही इस घर में 2 और खुशियां आने वाली थी, नियति और रिया के रूप में। और कौशल्या को पता था कि अब वे सच में एक पूरा परिवार बनने जा रहे हैं। सच्चा प्रेम वही है जो परीक्षा की आग में तपकर और भी निखरता है। आज कौशल्या का प्रेम इसी आग में तपकर सोना बन गया था। धन्यवाद।